जब भी आपको कोई बीमारी लगती है तो उस बीमारी का एक पर्टिकुलर इलाज होता है। पर्टिकुलर इलाज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जांच करानी पड़ती है। तो जांच के लिए दो चीज़ें हैं, एक पैट स्कैन होता है और पैट स्कैन जो होता है उसके लिए क्या होता है, FDG डाला जाता है। FDG इंजेक्शन है। FDG क्या है, एक इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है। FDG क्या है, FDG एक ग्लूकोज होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, जो कैंसर की जांच के लिए शरीर में डाला जाता है। कैंसर सेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दूसरे अंगों को डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो LCG जब आता है तो ये क्या करता है, उनको पकड़ता है, उस LDG को पकड़ के उससे एनर्जी लेने की कोशिश करता है। अगर कोई कैंसर सेल बॉडी के अंदर है तो, अगर कैंसर सेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर सेल है तो क्या करेगी, इसको अवशोषित करने की कोशिश करेगी। तो इंट्रा किट लगाई जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जब आप वहाँ जाते हो तो डॉक्टर आपके लिए एक छोटा सा काम ये करता है कि आपको एक किट देता है, ठीक है, मतलब एक नर्स सलाइन वाटर लगा देती है, आप पे डिप चढ़ा देती है और उसमें बोतल रख देते हैं। फिर आप एक कमरे के अंदर जाते हो। ये हाईली रेडियो एक्टिव इंजेक्शन होता है, मतलब अगर ये किसी इंसान को छू जाए तो उसमें रेडियो एक्टिविटी आएगी, उसका DNA भी अल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, वो DNA अल्टर कर सकती है, तो ये हाईली रेडियो एक्टिव है। अब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्लास का पूरा कमरा होता है जो लेड का बना होता है, उसके अंदर डॉक्टर होता है पूरी किट पहन के, वो ऐसे हाथ अंदर कराता है और जो उसमें इंट्रावेन में पहले से इंजेक्शन लगा है उसी में इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। अब क्या करता है, रेडिएशन आपकी बॉडी में चला जाता है, नसों के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में फैल गया। अब जब ये रेडिएशन आपकी बॉडी में जाता है तो अब इसको चेक कैसे करना है, इसके बाद वो आपको लगातार पानी पिलाते हैं, कहते हैं अब आप जाइए बाहर, आपको इंजेक्शन लग गया, पानी पीजिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, जब भी आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है पैट स्कैन से पहले, तो जब FDG का इंजेक्शन आपने ले लिया तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके आधे घंटे के अंदर आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेना है। 1 से 1.5 लीटर पानी इसलिए पी लेना है ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और कर पाएँ। अभी 1 लीटर पानी आप पी के क्या करेंगे, अभी इस 1 लीटर पानी को पर्टिकुलरली आप पी के ये देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा तो ये FDG आपके लिए क्या करेगा, ये FDG आपकी बॉडी से निकलते हुए सीधे आपकी यूरिनल या किडनी में आ जाएगा और यूरिनल किडनी में आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा, मतलब किडनी में चला गया। अब ये यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, आप अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर लोगे, प्रॉपर मैनर में चला लोगे, कर लोगे। पर अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी रेडियो एक्टिविटी रुक गई, मतलब FDG कहीं रुक गया, तो कहाँ रुकेगा, जहाँ कैंसर सेल्स होंगी वहाँ पे रुक जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी जहाँ पर पैट स्कैन होता है, याद रखना पैट स्कैन जिस लैब में होता है वो हाईली रेडियो एक्टिव होती है, वहाँ पर फैमिली को अंदर नहीं जाने देते, वहाँ पर 2 बाथरूम बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जनरली 2 बाथरूम बनाए जाते हैं। एक बाथरूम में रेडियो एक्टिविटी का साइन लगा होता है, इसका मतलब क्या है, जिसको हमने FDG चढ़ा दी उसकी बॉडी हाईली रेडियो एक्टिविटी है। हाईली रेडियो एक्टिविटी वाली बॉडी को यूरिनल करने के लिए भी स्पेशल बाथरूम दिया जाता है, मतलब उसमें हम आप यूरिनल नहीं जा सकते, वरना वो रेडियो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर आएगी, हमारी सेल्स डैमेज होने लगेंगी, DNA बदलने लगेगा, उसमें मार्क बना होता है, कहा जाता है भैया यहाँ पेशेंट ही जाएगा, आम डॉक्टर और आम बंदी नहीं जाएंगे। अब उसके बाद उसको पैट स्कैन की मशीन में लिटा दिया, ठीक, 1 घंटे पानी पिलाया, बाथरूम हो लो, अब पूरी बॉडी में FDG फैल गया। अब जब उसे पैट स्कैन की मशीन आपने नहीं देखी होगी तो एक राउंडल कलर की मशीन होती है, उसमें बेड लगा होता है, हाईली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर, उसमें लोहा हुआ पहन के नहीं जाते, उसके अंदर आपको धक्का दिया जाता है और गिर 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 करके आवाज़ करती है, वो आपकी पूरे शरीर की फ़ोटो खींचती है अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड से। रेडिएशन हैवी मेटल है, जब रेडिएशन हैवी मेटल है तो क्या करता है, अगर कहीं पर FDG रुका है तो वो इसको स्कैन कर लेगा, ठीक। अब आपकी बॉडी का जब स्कैन होता है तो वहाँ पर जहाँ FDG रुका होगा वो गोल्डन कलर का हो जाएगा, जहाँ FDG रुका होगा वो जगह गोल्डन कलर की होगी आपकी बॉडी में। मान लीजिए आपकी बॉडी में इस जगह FDG रुक गया तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक गोल्डन कलर का मार्क आपकी बॉडी में आ जाएगा, तो डॉक्टर ये देख लेगा कि भैया इसको यहाँ कैंसर है। बट अगर FDG आपकी बॉडी ने सीधे बाईपास कर दिया, क्योंकि हेल्दी सेल को FDG नहीं चाहिए, कैंसर सेल को चाहिए, तो FDG बाईपास हो गया, यूरिन में जाएगा, किडनी से निकल जाएगा, तो आप सेफ हो। बट अगर कहीं पर वो रुक गया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो रुक गया और वहाँ गोल्डन आ गया, अब अगला काम है उस डॉक्टर का उनके परिवार को बताना कि भाई साहब इसको कैंसर है। तो FDG और पैट स्कैन बहुत खतरनाक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात आपने को ये पता चलनी चाहिए कि जब आपको FDG एक बार लग जाता है, मतलब आप पैट स्कैन करा लेते हैं, तो 72 घंटे तक आपको अपनी फैमिली के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों के। जैसे कोई महिला है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है या अदर कैंसर से उसकी जांच हुई और उसने FDG चढ़वाया, भले ही जांच में वो कैंसर के बिना निकली हो, बट 72 घंटे से 4 दिन तक बच्चा कितना रोए उसको बच्चे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हैवी रेडिएशन बच्चे के ऊपर फैल सकता है।
तो एफडीजी देना खतरनाक होता है। सीटी स्कैन की मशीन में लेटाएंगे, आपके शरीर की एक फोटो लेगा, ये जांचेगा कहाँ कहाँ एफडीजी अटक गया है, जहां पर भी एफडीजी अटका होगा वहां पे वो जाके जमा हो जाएगा, जो बता देगा इस जगह आपके कैंसर है। अब वो कैसा होगा, गोल्डन कलर का दिखाई देगा, जहां जमा हो गया वहां कैंसर है। फिर एक टेक्नीशियन आएगा, परिणाम निकालेगा, बताएगा कैंसर है, कैंसर फिर आपको बताएगा। अब देखिए ये जो गोल्डन गोल्डन पार्ट है आपकी बॉडी में जहां जहां ये रुका है, ये कैंसर का इंडिकेशन है कि भाई साहब ये फोटो में कैंसर है, मतलब यहां पे भी कैंसर है, यहां पर भी कैंसर सेल है, ये इतने कैंसर इसकी बॉडी में फैले। अब ये इंफॉर्मेशन इसको मिल गई। अब परिवार परेशान। देखिए कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज मानी जाती है हमारी कंट्री में। कैंसर इज नॉट ए इजी डिजीज, क्योंकि महंगा है, और महंगा इसलिए नहीं है, महंगा क्यों आपको समझे। एफडीजी जो होता है वो हमारी कंट्री में 3 जगह बनता है, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली। और एफडीजी की प्रॉब्लम क्या है पता है, 104 मिनट में वो आधा हो जाता है। मतलब अगर आप 10 ml एफडीजी रखते हो शीशी में, 104 मिनट में वो 5 ml बचेगा। अब प्रॉब्लम समझिए, मान लीजिए एक पैथोलॉजी में लगना है, मुंबई से फ्लाई कर रहा है वो, तो अगर उनको 100 ग्राम लगाना है तो पता क्या मंगाएंगे, 200 ग्राम मंगाएंगे। 200 ग्राम मंगाएंगे, और 4 घंटे की फ्लाइट हो तो 400 ग्राम मंगाएंगे, कॉस्ट तो बढ़ गई ना उनकी। अब जब वो 4 घंटे बाद वहां पहुंचा तो जितनी जरूरत थी उतना ही पहुंचा। पेशेंट आए, पेशेंट को लगाया, तो पैट स्कैन सबसे सस्ता भी कहीं होता है तो पता कितने का होता है, 20,000 का। सरकारी अस्पताल में सबसे सस्ता पैट स्कैन 20,000 का है, प्राइवेट पैथोलॉजी में 70,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है। अब जैसे क्या कहा जाता है, कैंसर की रोकथाम के लिए आप नियमित जांच कराइए। हर साल 20,000 रुपए कहां से लगाएं, पहला प्रश्न। भाई 20,000 रुपए हर साल, 2,000 रुपए महीने हम रखें सिर्फ ये देखने के लिए हम कैंसर वाले तो नहीं है, और गलती से निकल आया, छोटी सी सलाह गई तो और बीमार पड़ के कैंसर पाल लें। समस्या क्या है, समस्या है हमारे यहां मेडिकेशन का इन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल अनइवन है। उनको यही नहीं पता कहां पर दवाई की जरूरत ज्यादा है, उसी जगह बना दो, आधे घंटे 15 मिनट में दवाई पहुंचा दो। वो काम हम लोग नहीं करेंगे, उसमें हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। ठीक, अब ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, दिन भर में 20 मरीज आएंगे तो सोचो उसका असर क्या होगा डॉक्टर को। डॉक्टर तो फ्री में कैंसर ले जाएगा, तो वो नहीं ले जाता। वो एक ऐसी जगह से, देखो क्या है, एफडीजी के लिए क्या छोटा सा बकेट रखता है जो लेड का बना होता है, दीवारें लेड की होती हैं, ग्लव्स पहन के वो इंजेक्शन लगाता है। लेड जो होता है वो हाईली रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है, तो जो डॉक्टर है वो बच जाता है इन चीज़ों से। ठीक, एफडीजी देने का स्टैंडर्ड तरीका है, एक टिकट काउंटर की तरह लेड की दीवार होती है, अपना हाथ अंदर कर दीजिए जिसमें आपकी पहले से सिरिंज लगी है, उसी के अंदर एफडीजी दे दिया जाएगा। अगर उसको नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मरीज से दूरी बनाए रखनी है, 24 से 36 घंटे एफडीजी लगी हो तो उसको अपने पास से दूर रखना है। छोटा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर सकता है, तो जरूरी है कि आप इससे दूर रहें। अलग बाथरूम बना होता है, देखो रेडियो एक्टिव वार्निंग लिखी है इसमें, तो रेडियो एक्टिविटी वार्निंग का अलग बाथरूम होता है, इसी में यूरिनल देते हैं। हमारे यहाँ भारत में प्रतिवर्ष जो जांचें होती हैं, नॉर्मल डिटेक्शन है, वो 30,000 नए कैंसर के रोगी हर साल आते हैं। 30,000 से ऊपर कैंसर के रोगी हमें हर साल मिलते हैं, मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम तो आप भूल जाइए। जो डिटेक्ट नहीं होता वो तो अलग है, जो डिटेक्ट होता है वो 20 से 30,000 होता है। और जांच की सबसे सस्ती कीमत है 20,000, 20,000 से नीचे कोई जांच नहीं। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात है मेडिकल साइंस आज की डेट में स्ट्रांग है, पहले तो इतना अच्छा था नहीं। जब मेडिकल साइंस पहले अच्छा नहीं था, तो जब कैंसर वगैरह होता था और उसकी जांच होती थी, तो हमारे परिवारों में बड़े बुजुर्ग रहते थे, वो उनको संभाल लेते थे, पाल लेते थे, केयर कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकती थी। अब एफडीजी अगर नहीं बनेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पैड स्कैन जो होता है ना, अब ये किसी भी पैड स्कैन को देख लो, अगर उसमें गोल्डन कुछ आता है तो प्रॉब्लम है। ऊपर से स्कैन होगा, ठीक है, तो चेस्ट दिख रहा होगा, साइड स्कैन होगा तो कितनी साइड्स पे क्या है वो देखा जाएगा, फिर सरफेस पे कितनी गहराई है वो देखा जाएगा, फिर डॉक्टर ये देखेगा किस चीज़ का जमाव है। एफडीजी है तो भाई उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे लंग्स कैंसर है, देखिए लंग कैंसर ऐसे फैलते हैं, ये हेल्दी सेल्स हैं, ये कैंसर सेल हैं रेड वाली। तो अगर कैंसर सेल्स हो गई तो लंग्स में क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स इतनी बढ़ जाएंगी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं, सांस लोगे हवा अंदर जाएगी नहीं, कि गुब्बारा पूरा भर गया पहले से। ये गुब्बारा ही तो है हमारे पेट में, अभी ऐसे ऐसे फूलता है। अब इसमें अगर पहले से हमने बहुत सारी सेल्स भर दी तो गुब्बारे में बहुत सारी टॉफ़ी हमने पहले डाल दी, अब नई टॉफ़ी कहाँ से पैदा कर दें, तो नई टॉफ़ी तो हमारे पास जाएगी नहीं। जब नई टॉफ़ी हमारे पास आएगी नहीं तो हमें दिक्कत होगी। तो लंग्स कैंसर भी एक डिजीज़ क्यों है, क्योंकि लंग कैंसर में इंसान के बचने के चांसेस कम है। लंग कैंसर इकलौता ऐसा कैंसर है जिसमें युवराज सिंह बचे थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, युवराज सिंह को फेफड़े का कैंसर था,
जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे 2012 में जितवाया है, तो विराट सिंह को फेफड़े का कैंसर था और फाइनल में उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी थी, पर उन्होंने अपना खेल नहीं रोका। इससे क्या फ़ायदा हुआ? उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कैंसर में कीमो चढ़ रहा है, ठीक है। और संजय दत्त की भी बात कर रहा हूँ, संजय दत्त और इन दोनों ने एक अच्छी चीज़ क्या करी, इनकी बॉडी में कीमो चढ़ता रहा, पर कीमो के साथ भी इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। वो कार्डियो 40 मिनट करते थे कीमो चढ़ने के बाद भी, क्योंकि उनको पता था बॉडी को हील करने के लिए सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। याद रखिए, कैंसर के पेशेंट सही हो सकते हैं कीमो के बाद। कीमो के बाद को लोग क्या करते हैं, बहुत कमज़ोर हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी हेल्दी सेल्स भी उसने मार दी। सबसे खतरनाक दवा कीमो है। कीमो कोई रेडिएशन फेंका नहीं जाता, आपकी बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो ब्लड सेल से आपकी पूरी बॉडी में पहुंच गया वो, जब वो पूरी बॉडी में पहुंच गया तो आपको मारने के लिए संभव है, तो आपकी सारी हेल्दी सेल्स मार देगा। तो कैंसर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अगर कीमो वगैरह आपकी बॉडी में चढ़ रहा है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। नॉर्मल कोशिकाओं की जगह ये क्या होती हैं, बहुत तेजी से 20 से 30 गुना हो जाती हैं। धीरे धीरे राइट लंग्स पूरा बढ़ जाएगा इससे। अब दर्द शुरू होगा। जब दर्द उठेगा तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, कहेगा भैया आपका गुब्बारा तो फटने वाला है, मतलब आप मरने वाले। अब आपका मौका खत्म, क्योंकि आपने अपने गुब्बारे को पूरी तरह हवा की जगह किससे भर दिया, सेल से। भाई दो ही ऑप्शन है ना, आप बैलून ले लीजिए, या तो मुंह से फुला दीजिए, या उसमें पत्थर अत्थर भर दीजिए। पत्थर भरेंगे तो भी फटेगा, ठीक। ये कॉमन चीज है। अब स्टेज 1 मोटा मोटा मान के चलिए, स्टेज 1 है तो आप इसे समझ सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। स्टेज 2 है ना, 2 क्रॉस करने वाला है। इसमें क्या होता है कि भाई सेकंड स्टेज है तो भाई जाहिर सी बात है बच सकता है, बट 2-3 जगह कैंसर फैला, उसको ऑपरेशन। एडवांस 3 कई जगह कैंसर फैल चुका है, या तो ऑपरेशन करो या कीमो चढ़ाओ। और जब स्टेज 4 हो चुका है तो इसका मतलब है मेटाटॉक्सिक की खत्म कहानी। अब बहुत हो चुका हो जाए, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, भाई साहब जयराम जी की कर लो, है ना, राम राम बोलो, निकाल दो बंदे को ऊपर, क्योंकि उसको बचाने के चांसेस आपके ऊपर नहीं रह गए। आप कितना भी पैसा लगाओ बचेगा नहीं। 4th स्टेज कैंसर अगर किसी को है तो उसकी बॉडी में 80% से ऊपर कैंसर फैल चुका है। पूरी बॉडी तो कटवा नहीं सकते भाई, आपके पास ऐसी तो टेक्नोलॉजी है नहीं कि सिर्फ इतनी गर्दन कहीं पे लगा दोगे और मशीन के साथ वो बात करती रहेगी आपसे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं हमारी कंट्री में। तो भैया फिर इंसान का मरना स्वाभाविक है, फिर वो निपटेगा ही निपटेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक। अब मेडिकल मशीनों की समानता क्या है, MRI, CT स्कैन, पैट स्कैन, ठीक है। तीनों मशीनों को अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ये एक जैसी हैं, पर जो पैट स्कैन होता है ये बिल्कुल अलग है। पैट स्कैन क्या करता है, पैट स्कैन HDG इंजेक्शन के बिना काम नहीं कर सकता। CT स्कैन मैग्नेटिक है, MRI आप सबको पता है। CT स्कैन क्या करता है, गोल गोल घूमता है, खोपड़ी को चेक करता है। जो ये MRI स्कैन है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो आपकी हड्डियों की स्कैनिंग करता है। तो इन सब में रोटेटिंग रिंग होती है। रेडिएशन मशीन बहुत खतरनाक होती है, ये हाईली रेडिएटेड मशीन होती है, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। ये जब आपकी फ़ोटो खींचती है तो एक खतरा आपके लिए होता है, तो इन सबको आप देख नहीं पाते। ये जो आपकी चीज़ें हैं बहुत खतरनाक है। अब रेडिएशन के लिए क्या है, ये चारों ओर घूमता है, इधर उधर रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, आपको मार देगा, है ना। अब इसमें कैमरे लगे होते हैं, माइक लगा होता है जो कहेगा आपसे। जैसे क्या होता है, जहाँ पे ये होता है पैट स्कैन, वहाँ पे आपके पास कोई नहीं होगा, आप अकेले रहोगे उस कमरे में, ना बंदा ना बंदे की जात, भाई साहब। सिर्फ माइक होगा, बोलेगा चप्पल उतार दीजिए, ड्रेस पहन लीजिए, बिस्तर पे लेट जाइए, सर इधर करिए, अरे इधर इधर उधर नहीं, डांटेगा, फिर आप लेट जाएंगे। गहरी सांस लीजिए, डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं हो रहा, फिर आप गहरी सांस लेंगे। आप मशीन घूमेगी, आप डरिएगा नहीं, फिर एक प्रकाश आए, पक्का से लाइट खींचेगी, कह रहे बस आप उड़ जाइए, आपका काम खत्म हो गया, कोई नहीं आएगा आपके पास। और जो आपको ड्रेस देंगे वो भी गिफ्टेड है, आप फेंक दीजिए उसको, ना लेके जा सकते ना वापस कोई और पहन सकता है उस ड्रेस को, क्योंकि हाईली रेडियो एक्टिव ड्रेस है। कोई इंसान अंदर नहीं होगा, बस कैमरा बोलेगा, माइक होगा, कैमरा होगा, वो घूमता रहेगा और आपको देखता रहेगा। फोटो खिंच गई आपकी, मुबारक हो, आपका शरीर का चलचित्र आ चुका है, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं आप जिंदा रहोगे कि जाने वाले हो। अगर आपको कैंसर है तो वो आपको नहीं पता था। जैसे मान लीजिए एक ए पर्सन गया, वो अपने पापा के साथ गया या अपनी वाइफ के साथ गया या अपने पति के साथ गई, तो जो बंदा गया होगा उसको बताया जाता है कि भाई साहब जिनको आप लाए हैं उनको दूसरे स्टेज का कैंसर है और 3-4 जगह फैला हुआ है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो पैट स्कैन करता है वो डॉक्टर तो होता नहीं है, वो इलाज नहीं बता सकता, इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना।
दुनिया में सबसे महंगा इलाज कीमोथेरेपी नहीं है, इम्यूनोथेरेपी है। जब आपको इम्यूनिटी बूस्टर चढ़ाए जाते हैं कि आपकी बॉडी से खुद आपका कैंसर लड़े, बट वो बहुत महंगा है, अभी रिसर्च एडवांस नहीं है, तो वो जल्दी चढ़ता नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कीमो चढ़ाया जाता है। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में आपने देखा होगा लोगों के सारे बाल चले जाते हैं, सारे टकले हो जाते हैं, एक एक रोयां उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी हेल्दी सेल फॉर्मेशन है। ये जो है ना सेल फॉर्मेशन है, खोपड़ी के बाल भी सेल से बनते हैं। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कब तक के लिए? 3 से 4 महीने आपके अंदर रेडिएशन रहता है। जिसको कीमो चढ़ा है ना, उसको चाइल्ड बर्थ करना भी मना होता है। आपको ये चीज पता है? 2 साल तक वो चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकता। डीएनए अल्ट्रेशन हो जाएगा आने वाली जनरेशन में, बच्चे अजीब पैदा होंगे। तो कीमो इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक, अब इसमें एमआरआई जब की जाती है तो बहुत सारे लॉजिक होते हैं। भाई आपको माइक के बारे में समझना है, उनको देखना है, तो पैट स्कैन एक खतरनाक चीज़ है। मेरे हिसाब से आप सब लोग कभी इस दौर से नहीं गुजरे, और ऊपर वाला करे आप कभी ना गुजरो। ठीक है, पैट स्कैन जिसने कराया उसको बेहतर पता होता है स्कैन कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास 1-2 सिम्टम्स आए हैं कैंसर के, छोटे मोटे आए हैं, तो आप बहुत आराम से बच सकते हो। अर्ली डायग्नोस बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो इसमें प्रोटोन बीम थेरेपी क्या होती है, पीबीटी क्या होती है, ये नहीं बताई गई। प्रोटोन बीम थेरेपी क्या होती है? टारगेटेड इलाज करती है। एक प्रोटोन बीम होती है लेज़र टाइप की, वो उस टारगेटेड बॉडी पार्ट में लगातार बीम की तरह हिट की जाती है। प्रोटोन बीम थेरेपी के बाद भी आपके पर्टिकुलर ऑर्गन की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जैसे बोन कैंसर हुआ, स्पाइनल कैंसर हुआ, उस टाइम पे दिया जाता है। और उसका भी इलाज करने से पहले आपको पैट स्कैन कराना है। लखनऊ में पैट स्कैन की अगर कीमत की आप बात करेंगे तो सबसे सस्ता विवेकानंद करता है 60,000 रुपये में। ये सबसे सस्ता पैट स्कैन है, 60,000 से नीचे नहीं है हमारे। तो अगर आप कभी अपना इलाज कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को संभाल पाएँ और अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए खुद ही कोशिश कर पाएँ, क्योंकि तीसरा बंदा नहीं करेगा। अब कैंसर से रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। हेल्दी डाइट खाइए, मोमोज मत चिल्लाइए, बाजार वाले तो बिल्कुल ना खाइए। रोज़ चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, मंचूरियन हो गया, चिली पनीर हो गया, फ्राइड राइस हो गई, और साथ में क्या, कबाब पराठे हो गए, अंडा भुर्जी हो गई, चिकन मसाला हो गया, बटर चिकन मसाला हो गया, ये सब मत खाइए। आपका शरीर हेल्दी रहेगा। आपकी जीभ लबलबा रही है, आपका खाने का बहुत मन है, तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि लबलबाती जीभ कभी भी कट सकती है कैंसर से। तो लबलबान थोड़ा कम कर दीजिए, लबलबा नहीं होगा तो आप सही रहेंगे। जिसको सुरती खाने का बहुत शौक है, ऐसे ऐसे करके यूं यूं मारा और मुंह में भर लिया, उसका ये सड़ता है। और सिर्फ ये नहीं सड़ता, पहले क्या हुआ, कैंसर की जब ग्रोथ हुई तो यहाँ पे सेल नई बन रही थी, नहीं बन पाई, फोड़ा हो गया, अल्सर हो गया। आपको लगा कि नॉर्मल फोड़ा है, नॉर्मल मेरे कुछ हो रहा है, थोड़े दिनों में हील हो जाएगा, आपने उसे इग्नोर किया, पर वो हील ही नहीं हो रहा। आपका मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो गया। कैंसर की सबसे अच्छी जांच पता है क्या? ये 4 उंगली लीजिए, अगर ये 4 उंगली आपके मुंह के अंदर जा रही है, मतलब ऐसा है, तो आप सेफ है। अगर ये 4 उंगली आपके मुंह खोलने पर नहीं जा रही, आपको कैंसर हो रहा है सुरती और वो खा के, जो मसाला जर्दा खाता है उसको भी कैंसर होता है, यह गारंटीड है। आप कभी भी देखिएगा आपकी फैमिली में अगर कोई खाता है, सिर्फ ये देखिए उनके मुंह में छाले लगातार तो नहीं पड़ रहे, वो हील हो जाते हैं, नहीं हील होंगे, छाले बन गए। अब वो अगर वहीं पे रह गया कैंसर, वहीं यहीं पे फैलता गया, यहीं गया, तो सेफ है आप, क्योंकि उतना पार्ट काट देंगे वो, आप बच गए। बट अगर वो फैल गया धीरे धीरे, ब्लड वेन से गया, फिर यहाँ पे भी पहुँच गया, 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 तो हर जगह कैंसर दे देगा, फिर कीमो चढ़ेगा। एक काटने वाला है वो सस्ता इलाज है, कीमो महंगा इलाज है। कीमो के बाद 99% इंडियन पेशेंट नहीं बचते। उसका बेसिक रीजन क्या है? इम्यूनिटी वीक है। हम फिजिकली मेंटली अपने आप को देख लेते हैं बहुत कमजोर हो गए। जिसको कीमो चढ़ता है, हमसे चला नहीं जा रहा, हमको कोई उठा ले। अरे भाई, उठाएगा तो भगवान, उससे पहले तो तुम खुद उठो, चलने की कोशिश करो। हमारी कंट्री में मेंटल कॉग्निशन बहुत खराब है हम लोगों का। हम बीमार पड़ते हैं तो खतरे में आ जाते हैं। HIV, कैंसर, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। इलाज से बेहतर प्रिवेंटिव होना है। प्रिवेंशन रखिए, आपको कुछ हो गई। अब लोग कहते हैं सर ये जेनेटिक होता है, बिल्कुल होता है। और आपके घर में, आपके माँ बाप में से आपकी मदर को बहुत ज़्यादा, आपकी दादी को, नानी को, सबको कोई ना कोई कैंसर हुआ है फीमेल से रिलेटेड, तो आपको भी होने के चांसेस है।
अगर आपके घर में कैंसर का कोई केस नहीं, आपको नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको जब क्लोनिंग पढ़ाई थी उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो माइक्रोकॉन्डिया होता है, स्पर्म का माइक्रोकॉन्डिया बेबी में नहीं जाता, फीमेल का जाता है। जो फीमेल का माइक्रोकॉन्डिया जाता है अगर वो फॉल्टी है तो वो जेनेटिक डिजीज ऑटोमेटिकली बच्चे में आ जाएगी। तो ये सोलली किस पे डिपेंड करता है? ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी जेनेटिक पोजीशन क्या है। जैसे एक बच्चे के अंदर डायबिटीज नानी की साइड से आने के ज्यादा चांसेस हैं, दादा की साइड से कम। आपकी नानी की साइड कौन कौन सी बीमारी है, वो सारी बीमारी आपके पास आएंगी। ये क्यों? क्योंकि माइक्रोकॉन्डिया मम्मी का ही आता है और मम्मी की बीमारियां आपको मिलती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मम्मी की बीमारियां लेके जाता है। ये है कैंसर का पूरा अध्याय, 2 पार्ट में आपको समझा दिया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर चलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में।